दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर पानीपत एक प्राचीन शहर है। यहीं की कोर्ट का एक फैसला आज की वीडियो में दिया जा रहा है। यहाँ रहने वाले संतोष कुमार की शादी कविता कुमारी से हुई थी। उनकी निजता को बनाए रखने के लिए ये उनके छद्म नाम हैं। शादी 10 फरवरी 2010 को पानीपत के एक मैरिज हॉल में हुई थी। संतोष एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था और कविता घर को संभालती थी। 2011 में इनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और घर की खुशियों में 4 चांद लग गए। सीमित आमदनी थी लेकिन ख्वाब ऊंचे थे। कविता पटरी नहीं बैठा पा रही थी। कविता ने संतोष पर दबाव डाला और परिवार से अलग किराए के कमरे में रहने का दबाव बनाया। वह अलग रहने लगा। संतोष कभी परिवार के पास चला जाता था मिलने के लिए और कभी कविता के पास, क्योंकि कविता के पास तो उसका मुख्य रूप से रहना था ही। कविता को इस तरह संतोष के बार बार अपने माता पिता से मिलने पर गुस्सा आ रहा था। उधर संतोष सुबह 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मेडिकल स्टोर पर रहता था और घर लौटता तो कविता की शिकायतें शुरू हो जाती। वह किसी तरह से गुस्से पर काबू रख पा रहा था, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो एक दिन कह बैठा, थोड़ा सा तो वक्त मिलता है, उसमें तो मुझे चैन से रह लेने दिया करो। कविता ने तैश में आकर ससुराल को छोड़ दिया और अपने मायके जा पहुंची। उसने संतोष को पाठ पढ़ाने की सोच ली थी। जनवरी 2013 को एक दिन संतोष को दुकान पर पहुंचे हुए, जिस मेडिकल स्टोर पर वह काम करता था, वहां पहुंचे हुए अभी 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि पुलिस थाने से फोन आ गया। उसे बुलाया गया था और वह डर के मारे रोने लगा था। उसके परिवार में से कोई कभी भी थाने या कोर्ट कचहरी में नहीं गया था। उसने किसी तरह से अपने पिताजी को बुलाया और उनके साथ पुलिस थाने पहुंच गया। वहां उसे एक कमरे में हथकड़ी लगाकर बैठा दिया गया। फर्श पर बैठा दिया गया। एक छोटा सा कंबल पड़ा हुआ था। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और ये बहुत जिल्लत का माहौल था। वह किसी भी तरह उस जगह से दूर भाग जाना चाहता था। ऐसे माहौल में जो भी पुलिस ने लिखवाया वह उस पर साइन करके बाहर आ गया और यह उन दोनों पक्षों के बीच में पहला समझौता हुआ था। पुलिस और कविता उससे लगातार पैसे ऐंठ रहे थे, कभी कानून के नाम पर, कभी समझौते के नाम पर। जब सहन करना उसके बस का नहीं रहा तो उसने फरवरी 2013 में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। जैसे ही डाइवोर्स पिटीशन का नोटिस कविता को मिला तो उसने तो जैसे मुकदमों की बारिश कर दी, झड़ी लगा दी उनकी। 125 सीआरपीसी का मुकदमा, 498 ए आईपीसी का मुकदमा, सेक्शन 12 डीवी एक्ट का मुकदमा, क्रुएल्टी, डॉवरी डिमांड, रेजिडेंशियल ऑर्डर्स, मॉनिटरी ऑर्डर्स, कंपनसेशन ऑर्डर्स, भगवान जाने उसने क्या क्या प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी थी। कविता ने सब मुकदमे उसके ऊपर डाल दिए थे। मार्च 2013 में घरेलू हिंसा कानून के सेक्शन 12 में उसने मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा दी थी। उपरोक्त सब आरोपों के साथ साथ उसका कहना था कि बेटी के जन्म पर 25,000 रुपए का खर्च भी उसी के मायके वालों ने उठाया था। उसने आरोप लगाया था कि संतोष तो अपनी सारी कमाई शराब पीने में उड़ा देता था और घर का खर्च कविता के माता पिता को करना पड़ता था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि संतोष और उसके माता पिता सब कविता को निरंतर प्रताड़ित करते थे, दहेज लाने का दबाव बनाते थे और उसकी छोटी सी बेटी से भी मारपीट करते थे। कविता का आरोप था कि दहेज न लाने पर वे कविता के छोटे भाई विकास को भी जान से मार देने की धमकी देते रहते थे। मार्च 2013 में कविता ने CAW सेल में भी शिकायत दे दी थी। संतोष का काम भी छूटने लगा था। वह कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ चुका था। शांति पाने के लिए संतोष ने वादा किया कि यदि कविता CAW सेल वाली शिकायत वापस ले लेती है तो वह भी डाइवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर लेगा और फिर एक नया समझौता हुआ। इन सब दाव पैंचों के बाद भी कविता ने घरेलू हिंसा डीवी एक्ट की एप्लीकेशन वापस नहीं ली थी। उसमें गवाही का वक्त आ गया था। हमारे साथी एडवोकेट सहदेव सिंह पहले राजस्थान में सहायक अभियोजक हुआ करते थे, जो बाद में दिल्ली में आकर वकालत करने लगे थे। अब क्योंकि हमारे साथ थे, मैंने उन्हें यह केस दिया और कहा कि आप इसका क्रॉस तैयार कर लीजिए। इसमें मुख्य गवाह कविता ही थी, क्योंकि उसके माता पिता के बयान तो लगभग हियर से बयान की कैटेगरी में आ रहे थे। एडवोकेट सहदेव सिंह बहुत मंजे हुए वकील हैं। वे पहले तो गवाह को छेड़ देते हैं और फिर जब गवाह को तैश आता है तो उससे गलत सलत उत्तर कहलवा लेते हैं।
उनके क्रॉस में गवाह को पता भी नहीं चलता कि कहां गलत बोल गया और क्या गलत बोल गया। क्रॉस एग्जामिनेशन की शुरू में उन्होंने कविता को डगमगा दिया। कविता जी, यह तो सही है ना कि संतोष ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की शुरुआत तब की थी जब आप अपनी ससुराल से लौटकर अपने माता पिता के घर आ गई थी। कविता की समझ में कुछ नहीं आया। जो एडवोकेट मित्र या छात्र, कानून को सीखने वाले, कानून को सीखने की चाह रखने वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। यह ऐसा प्रश्न है जिसने सारे के सारे क्रॉस को शुरू होने से पहले ही आरोपी के पक्ष में कर दिया था। एडवोकेट सहदेव सिंह ने पूछा था, कविता जी, यह बात तो सही है ना कि संतोष ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की शुरुआत तब की थी जब आप अपनी ससुराल से लौटकर अपने माता पिता के घर आ गई थी। तो कविता की समझ में नहीं आया तो उसने जवाब नहीं दिया। सिंह फिर दोबारा बोले, कविता जी, आप हिंदी भाषा जानती हैं या नहीं जानती हैं? वह बोली, हिंदी ही तो बोलती हूं, हिंदी जानूंगी क्यों नहीं। सिंह साहब जोर से बोले, मैंने हिंदी में पूछा था, अब दोबारा पूछ रहा हूं। संतोष ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की शुरुआत तब की थी जब आप अपनी ससुराल से लौटकर अपने माता पिता के घर आई थी। उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया। कहने लगी, हिंसा तो ये शुरू से ही करता है, जब 2010 में शादी हुई थी तभी से। एडवोकेट सिंह बोले, क्या यह बात सही है कविता जी कि कोर्ट रिकॉर्ड पर पहली शिकायत फरवरी 2013 की है और उससे पहले जनवरी 2013 में पुलिस में की गई एक कंप्लेंट का भी जिक्र है और इन दोनों ही तारीखों पर आप अपने माता पिता के घर में थी? अब कविता को पता लगा कि वकील साहब उसे किस स्थान पर कानून की गंभीर चोट मार चुके हैं। वह बोली, लेकिन फरवरी 2013 की शिकायत में उन सभी टॉर्चर्स की कहानी है जो संतोष ने मेरे ससुराल में रहने के दौरान किए थे। सिंह मुस्कुराए क्योंकि उनका गवाह उनके फंदे में फंस चुका था। अब रस्सी को खींचना ही बाकी था। बोले, चलो जैसे आप कहती हैं मैं वैसे पूछ लेता हूं। अच्छा कविता जी, यह बताओ कि अपनी पूरी शिकायत में आपने जिन दहेज की मांग के आरोप लगाए हैं उनमें से किसी भी मांग करने का न तो आपने दिन बताया है, न तारीख बताई है और न ही वक्त बताया है। वह बोली, नहीं बताया तो क्या, दहेज तो ये लोग मांगते ही थे। सिंह ने सजेशन दिया, लीगल सजेशन। मैं कहता हूं कविता जी कि आप इसलिए कोई दिन, दिनांक या समय अपनी कंप्लेंट में नहीं लिख पाई हैं क्योंकि ऐसा कोई दिन, दिनांक और समय था ही नहीं। दहेज मांगने की ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। सिंह साहब बहुत भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे थे। कविता जी, इसी तरह आपने मारपीट की किसी भी घटना का कोई दिन, दिनांक या समय नहीं बताया है। पढ़ लीजिए अपनी कंप्लेंट को और आप कहें तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने आगे कहा, और मेरा लीगल सजेशन है कि आप इसलिए कोई दिन, दिनांक या समय अपनी कंप्लेंट में नहीं लिख पाई हैं क्योंकि ऐसा कोई दिन, दिनांक और समय था ही नहीं। मारपीट की ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। सहदेव सिंह कभी भी क्रॉस को लंबा नहीं करते हैं। 1-2 और जरूरी सवाल को पूछकर उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया। फाइनल आर्गुमेंट्स वाले दिन एडवोकेट सहदेव सिंह ने तर्क दिया, मिलॉर्ड, मेरी दरख्वास्त है कि जनाब एक बार सेक्शन 211 सीआरपीसी पर गौर फरमाएं। किसी भी आरोपी पर कोई भी चार्ज लगाने या सिद्ध करने के लिए प्रोसिक्यूशन को उस आरोप का डे, डेट, टाइम, प्लेस और पर्सन, ये 5 बातें बतानी होती हैं और साबित करनी होती हैं। किसी भी आरोप में डे, डेट एंड टाइम का कोई भी उल्लेख नहीं है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इस केस में यहां लगाया है। उन्होंने आगे कहा, यदि हम प्रोसिक्यूट्रिक्स का पूरा केस उठाकर पढ़ लें और उसे साबित हुआ भी मान लें, हालांकि वह कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो भी जुर्म की कानूनी परिभाषा तक पूरी नहीं होती है। कम से कम प्रोसिक्यूशन जुर्म की परिभाषा तो पूरी करेगा, यहां तो उतना भी नहीं है। एडवोकेट सिंह ने अपने फाइनल आर्गुमेंट्स पूरे किए। जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। डिसीजन वाले दिन जज साहब कोर्ट में आए, चेयर पर बैठे और फैसला पढ़ा। आरोपी को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने यह बात मुख्य रूप से चिन्हित की कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास करने का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना था, उन्हें घरेलू हिंसा से बचाना था। यह उनके लिए ढाल का काम करने वाली एक सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन
ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इस केस में इसे ढाल नहीं बनाया बल्कि एक तलवार बनाया है, और वह तलवार आरोपी के ऊपर इस तरह से चलाई गई है कि उससे आरोपी का नुकसान हो। यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की मूल भावना के खिलाफ है। कोर्ट में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक विद्वान एडवोकेट आपके केस को प्रस्तुत करें। आपके एडवोकेट को अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव का किताबी ज्ञान कोर्ट में बहुत दूर तक साथ नहीं लेता है, डगमगा जाता है, भरभरा जाता है और नीचे गिर जाता है। आज ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठे आरोपों के लग जाने से निराश हो चुके हैं। हम उनके मन में आशा की किरणें पैदा करना चाहते हैं। हम उनके सम्मान को लौटाना चाहते हैं। झूठे आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई भी किसी भी मुकदमे में झूठे आरोप लगा सकता है। रेप का झूठा आरोप लगा सकता है, शादी के बहाने रेप का झूठा आरोप लगा सकता है, 498 आईपीसी का झूठा आरोप लगा सकता है, घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा आरोप लगा सकता है। ये सब कानून के दुरुपयोग हैं और अनेक महिलाएं आजकल इस तरह कानूनों का दुरुपयोग करती पाई जा रही हैं। अदालतों ने भी इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया है और उसे अपने फैसले में नोट भी करना शुरू कर दिया है। झूठे आरोपों की एक मुश्किल यह होती है कि उसे लगाया तो आसानी से जा सकता है, लेकिन उसे साबित नहीं किया जा सकता। यदि सही ढंग से आरोप लगाने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए तो झूठ अपने आप फूट फूट कर बाहर निकलने लगता है। आप पर यदि कोई झूठा आरोप लग गया है तो हमें बताएं। हम आपके साथ सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के सदस्य बने और अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप या मेल द्वारा भेजिए। हम आपके साथ हैं। हमारी संस्था के सदस्य बने। यदि आप फीस पे करने की स्थिति में नहीं है तो फीस में उसी तरह की छूट आपको दी जाएगी। जरूरी हुआ तो हम आपके लिए, आपके एडवोकेट साहब के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करके आप तक भेज देंगे, ताकि आपके लोकल एडवोकेट जब प्रोसिक्यूट्रिक्स का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उन्हें उसमें सहायता मिले और झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स को कोर्ट में बच निकलने का कोई मौका नहीं मिले। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आप हमारे YouTube चैनल की सब वीडियोस को देखिए। हर एक वीडियो में कोई ना कोई खास पॉइंट अवश्य है, उसे मिस नहीं कीजिएगा। हम अगली वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।